नमस्कार, मैं डॉक्टर बीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, किन किन भाषाओं से हिंदी विकसित हुई, कैसे कैसे हिंदी बनी। किसी भाषा का जन्म नहीं होता, भाषा विकसित होती है, किसी न किसी भाषा से उसका विकास होता है। तो आज हमें देखेंगे कि हिंदी भाषा उद्भव और विकास, कैसे उसका उद्भव हुआ और कैसे कैसे वो विकसित हुई। हमारी हिंदी जो हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी राजभाषा है, संपर्क भाषा है और आपसी बोलचाल की भाषा है। तो हमें देखेंगे कि हिंदी कैसे बनी, आज जिस स्तर पर हिंदी है वह कैसे आई। देखें, विश्व को अगर हम बांटें तो 7 महाद्वीप हैं। धरती पर 7 महाद्वीप हैं। हम लोग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। 4 भाषा खंडों में ये पूरा विश्व विभाजित है। प्रमुख 13 भाषा परिवार और 2796 भाषाएं पूरे विश्व में बोली जाती हैं। और इस 2796 को हम राउंड फिगर में 3000 कर लेते हैं। मतलब हिंदी सहित पूरे विश्व में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उनकी कुल संख्या लगभग 3000 है। अब देखें, 4 भाषा खंड, पूरे विश्व को 4 भाषा खंडों में बांट दिया गया है। पहला अफ्रीका खंड, दूसरा यूरेशिया खंड, तीसरा प्रशांत महासागरीय खंड और चौथा अमेरिका खंड। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया दोनों को मिला करके यूरेशिया कहते हैं। अब 4 भाषा खंड हो गए तो आपने देखा कि 7 महाद्वीपों में 4 भाषा खंड हैं, प्रमुख 13 भाषा परिवार हैं और लगभग 2796 या राउंड फिगर में 3000 भाषाएं हैं पूरे विश्व में। 4 भाषा खंडों में इन्हें बांटा गया है, अफ्रीका खंड, यूरेशिया खंड, प्रशांत महासागरीय खंड और अमेरिका खंड। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, 13 भाषा परिवार हैं, प्रमुख 13 भाषा परिवार पूरे विश्व में प्रमुख 13 भाषा परिवार हैं। ये भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार, सेमेटिक हेमेटिक भाषा परिवार, यूराल अल्टाइक भाषा परिवार, काकेशियन भाषा परिवार, जापानी कोरियाई भाषा परिवार, मलय पॉलिनेशियन भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, बुशमैन, बांटू, सूडान और अमेरिकी भाषा परिवार। इस तरह हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे कहते हैं कि विज्ञानी शब्द शुद्ध है, वैज्ञानिक नहीं। वैज्ञानिक जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं साइंटिफिक और साइंटिस्ट, तो साइंटिफिक मेथड वैज्ञानिक ढंग और साइंटिस्ट का मतलब विज्ञानी। तो भाषा विज्ञानियों ने पूरे संसार के भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांट दिया है, जो कि आपने देखा। और इसमें जो सबसे बड़ा परिवार है वो भारोपीय भाषा परिवार है। भारोपीय का मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार। अब आप देखें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भारोपीय भाषा परिवार विश्व का सबसे बड़ा परिवार है। भारोपीय भाषा परिवार, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार। अब देखें, ये जो मैंने लिखा है भाषा परिवार, ये एक शब्द में होगा या फिर आप विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो भाषा और परिवार के बीच में छोटा सा योजक चिन्ह लगा देंगे। और अगर आप योजक चिन्ह से बचना चाहते हैं तो इन्हें एक शब्द में लिखना होगा, भाषा परिवार। अब भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत प्रमुख कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? देखिए, संस्कृत, आप विचलित मत होना, ये संस्कृत जैसे लिखा है, जैसे आप संस्कृत ऐसे लिखने के आदी हैं, संस्कृत ऐसे लिखा है, लेकिन जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो ऐसे लिखती है। सा में हल चिन्ह लगा हुआ है, जिस वर्ण में हल चिन्ह लगा होता है ये वाला छोटा सा डंडा, वो अक्षर आधा हो जाता है, वो वर्ण आधा हो जाता है, तो इसे हम ऐसे ही पढ़ेंगे, संस्कृत। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन,
अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, इटालवी, पश्तो, फारसी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी आदि, ये भारूपी भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। अब आप देखें कि इसमें अंग्रेजी कैसे लिखा है मैंने। जैसे परंपरागत रूप से हम अंग्रेजी ऐसे लिखा मिलता है, आप ऐसे लिखते भी हैं और ऐसे लिखा मिलता है, ये स्पेलिंग के हिसाब से, वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध है। अंग्रेजी ऐसे लिखा जाता है। मानक हिंदी ने इस रूप को स्वीकार किया है, इस रूप को नहीं। इसलिए अब आप ऐसे लिखना शुरू कर दें। अंग, ऊपर अनुनासिक आपने देखा, ग, रे, जी, जा ये फारसी का लफ्ज है, जा, तो इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता या नुक्ता दोनों बोलते हैं, तो यहां पर ऐसे नुक्ता लगा हुआ है। आगे देखें, स्पेनिश, पुर्तगाली, पश्तो, अफगानिस्तान की भाषा है ये पश्तो। फारसी, फारस की भाषा थी, जो पहले ईरान, इराक आदि का क्षेत्र था, वो फारस क्षेत्र कहलाता था। हिंदी अपनी है ही, और बांग्ला, गुजराती, मराठी, ये सारी भाषाएं भारूपीय भाषा परिवार की हैं। अब आप कहेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों कैसे भारूपीय भाषा परिवार की हैं? हैं। अधिकतर कई शब्द अंग्रेजी की हिंदी में भी चलते हैं। रामचरितमानस की एक चौपाई मुझे याद आ गई। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, बरसहि जलद भूमि नियराए, यथा नवहि बुध विद्या पाए। जब बादलों को बरसना होता है तो वो धरती के नजदीक आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बुद्धिमान लोग विद्या पाकर विनम्र हो जाया करते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश ये कह रहा हूं कि उसमें एक शब्द आया है नियराए। ये नियराए जो शब्द है, ये नियर से बना है, नियर। और अंग्रेजी में भी लिखते हैं NEAR, नियर माने नजदीक। और ठीक हिंदी में भी नियर है, ये अवधी बोली का शब्द है, तो नियर माने भी नजदीक। चूंकि ये एक ही कुल की भाषाएं हैं, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, संस्कृत, फारसी, हिंदी, इसलिए इन शब्दों में आपको समानता मिलेगी। और भी ऐसे कई शब्द मिलेंगे। अब आप देखें कि द्रविड़ भाषा परिवार दूसरा जो हमारा परिवार है, सबसे बड़ा भाषा भारोपीय के बाद है द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारतीय भाषाएं इसमें आएंगी। दक्षिण भारतीय भाषाएं अब क्या क्या आएंगी? जैसे मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गोंड आदि, ये भाषाएं द्रविड़ भाषाएं कहलाती हैं। चीनी भाषा परिवार देख लीजिए। अब या तो भाषा परिवार आप एक शिरोरेखा में लिखिए और या फिर ऐसे बीच में योजक चिन्ह से जोड़ दीजिए। चीनी, गारो, बोडो, बर्मी, थाई, मैती, भोट आदि, ये चीनी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और भारत में भारोपीय, गौर कीजिएगा, अपने भारत में भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार मिलते हैं। अपने भारत में जो प्रमुख 13 भाषा परिवार हैं पूरे विश्व में, उसके ये 3 मिलते हैं, भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ये कंपटीशन में प्रश्न आता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से भाषा परिवार नहीं मिलते या मिलते हैं। तो अगर आपको ये चारों तैयार हैं, भारोपीय, द्रविड़, चीनी और ऑस्ट्रो एशियाटिक, तो ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखें, भारोपीय भाषा परिवार का विभाजन किया गया है। भारोपीय भाषा परिवार का विभाजन 2 भागों में किया गया है, एक शतम, एक केंतुम। और इसके विभाजन करने वाले प्रोफेसर अस्कोली हैं, ये विदेशी विद्वान हैं, पश्चिम के विद्वान हैं। उन्होंने भारोपीय भाषा परिवार को 2 भागों में बांट दिया, शतम और केंतुम। अब देखें, शतम में भारतीय, रूसी, ईरानी भाषाएं आती हैं। अब यहाँ पर एक पद पर आपका ध्यान आकर्षित मैं कराना चाहता हूं। मैं, अक्सर हम में ऐसे लिखते हैं, मां पर अनुस्वार लगाकर, बिंदु लगाकर, मैं, ने ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये म और न दोनों पंचमाक्षर हैं, आपने वर्णमाला में पढ़ा है।
तो पंचमाक्षर पर बिंदी आवश्यक नहीं है, अनुस्वार आवश्यक नहीं है। मैं, आप बोल के देख लीजिए, मैं, माँ पर एक ही मात्रा आपने लगा दिया, ये पर्याप्त है, मैं। और अगर आपने इसमें बिंदु लगा दिया तो मैं, इस तरह नाक से आवाज निकलेगी। इसी तरह मैंने, मैंने, ऐसे, ये शुद्ध है दोनों, और ये दोनों गलत हो जाते हैं आधुनिक भाषा विज्ञान के अनुसार। इसलिए यहाँ पर आपको अनुस्वार या बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखें, केंतुम में अंग्रेजी और यूरोपीय भाषाएं आ जाती हैं, अंग्रेजी और यूरोपीय भाषाएं आ जाती हैं। प्रोफेसर अस्कोली ने भारोपीय भाषा परिवार को दो भागों में बांट दिया, सतम और केंतुम। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, पारसी का जो धर्म ग्रंथ है अवेस्ता, पारसी का धर्म ग्रंथ है अवेस्ता, ये अवेस्ता पारसी भाषा का धर्म ग्रंथ है अवेस्ता, ये 7वीं शताब्दी का है, 7वीं शताब्दी का है अवेस्ता। और ऋग्वेद 4000 ईसा पूर्व का है। मैं आपको समय की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। ऋग्वेद 4000 ईसा पूर्व का है, ईसा पूर्व 4000 वर्ष पहले, मतलब आज से कम 6000 वर्ष पहले। और एक बात और क्लियर कर लीजिए, उस समय टाइपिंग या लिखने की ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। वेदों का जन्म और भी पहले हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज से 7000 वर्ष पहले भगवान राम का जन्म हुआ था, राजा रामचंद्र का। वो इतने प्रसिद्ध राजा हुए कि आज भी अगर दो लोग मिलते हैं आपस में तो राम राम कह के काम चला लेते हैं, जय राम जी की कह देते हैं। तो उन्होंने भी ऋग्वेद पढ़ा था, राम ने भी ऋग्वेद पढ़ा था, वेदों का अध्ययन राम ने किया था। उस समय 3 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो कम से कम 4000 ईसा पूर्व का है ऋग्वेद। और पारसी धर्म ग्रंथ अवेस्ता 7वीं शताब्दी का है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब लोगों को जीवन जीने का शऊर नहीं था पश्चिमी देशों को, तब हम धर्म ग्रंथ लिख रहे थे, ऋग्वेद जैसे ग्रंथ लिख रहे थे। अब हम एक तालिका के माध्यम से आपको मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये भाषाएं एक ही कुल की हैं। अब आप देखिए, आपके सामने ये कुछ पॉइंट रखे हुए हैं कि ये एक ही कुल की भाषाएं कैसे हैं। मैंने एक तालिका बना दी है, संस्कृत, फारसी, लैटिन, अंग्रेजी और हिंदी, एक तालिका बनाई है। देखिए, संस्कृत में एक शब्द है पितृ, पितृ माने पिता। अब ये संस्कृत से होता होता जब फारसी में पहुंचा तो पिदर हो गया। यही पिदर जब लैटिन में पहुंचा तो पेटर हो गया। यही पेटर जब अंग्रेजी में पहुंचा, इंग्लिश में पहुंचा तो फादर हो गया। और यही फादर जब हिंदी में पहुंचा तो पिता हो गया। अब आप देखें कितनी समानता है इन भाषाओं में, संस्कृत, फारसी, लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी, कितनी समानता है। संस्कृत में पितृ, फारसी में पिदर, लैटिन में पेटर, अंग्रेजी में फादर, हिंदी में पिता। पंडित कामता प्रसाद गुरु, पंडित कामता प्रसाद गुरु प्रसिद्ध वैयाकरण, या ये कह लीजिए कि भारत के सर्वश्रेष्ठ और प्रथम वैयाकरण में से एक, जिन्होंने बृहद हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक की रचना की, जिसे पढ़ पढ़ के लोग व्याकरणाचार्य बन गए हैं, वैयाकरण बन गए हैं। शुद्ध शब्द वैयाकरण आता है। व्याकरण का जानकार, उसके लिए एक शब्द आता है वैयाकरण। मैंने भी वहीं से यह सामग्री उठाई है। अब दूसरा देखें, मातृ, एक शब्द है मातृ। मातृ का मतलब है माता। अब देखें, संस्कृत में मातृ, फारसी में मादर। ना आगे मत बढ़िएगा, बहुत खतरनाक शब्द है। लैटिन मेटर, अंग्रेजी मदर, और यही मदर हिंदी में माता। अब देखें इन भाषाओं में कितनी समानता है। मातृ, मादर, मेटर, मदर, माता एक जैसे, एक ही कुल के हैं, इसलिए इनमें आपस में समानता है। अगला शब्द देखिए, भ्रातृ। भ्रातृ माने भाई, भातृ माने भाई, ये ऐसे होगा भ्रातृ। अब देखिए, ब्रादर, जब ये फारसी में पहुंचा तो ब्रादर हो गया, लैटिन में पहुंचा तो फ्राटर हो गया, अंग्रेजी में पहुंचा तो ब्रदर हो गया, और हिंदी में पहुंचा तो भाई हो गया। ये भारोपीय कुल की भाषाएं हैं, इसलिए इनमें ढेर सारी समानताएं हैं। ऐसे बहुत से शब्द हमें मिल सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखें, भारतीय आर्य भाषाएं, आर्यों से पहले कौन कौन लोग हमारे देश में आए।
हमारा मुद्दा ये नहीं है कि आर्य भारत के निवासी थे कि विदेशों से आए, ये तो इतिहास वाले जाने। लेकिन आर्यों से पहले हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो आर्य और आर्येतरों की देन है। कई जातियां यहाँ आई, रही नहीं रह पाई, बाहर चली गईं, कुछ लोग यहीं रह गए, कुछ लोग संघर्ष में बाहर चले गए। तो हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो आर्य और आर्येतर सबकी देन है। बहुत कुछ हमारे देश को मिला। वो इकबाल की मुझे वो पंक्तियां याद आ गईं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। जमाना का जमाना हमारा दुश्मन रहा है, लेकिन हमारे देश में कुछ तो है जो हमारी हस्ती को कोई मिटा नहीं पाया। हजारों हजार साल हम गुलाम रहे, लेकिन आज नया भारत है और जो विकसित भारत के सपने देख रहा है। अब देखें कि आर्यों से पहले ये नेग्रिटो एक जाति है जो कि आर्यों से पहले आई थी। नेग्रिटो आपने इतिहास में पढ़ रखा होगा। ये नेग्रिटो जाति के लोग अफ्रीका और ईरान के रास्ते भारत आए। ये असभ्य थे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि असभ्य, भा के नीचे हल चिन्ह लगा, इसका मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा, असभ्य। आप स्पेलिंग से भ्रमित नहीं होना है। तो ये नेग्रिटो लोग असभ्य थे, अफ्रीका और ईरान के रास्ते भारत आ गए थे। उस समय की बात है जब लोग कबीलों में रहा करते थे। एक राष्ट्र और एक देश का निर्माण नहीं हुआ था, राजाओं का निर्माण नहीं हुआ था। कुछ जातियां इधर से उधर आती जाती थीं दुनिया के तमाम भूखंडों में। अगर उन्हें समुचित जलवायु और उचित बेहतर व्यवस्था मिल जाती थी तो वो रुकते थे, नहीं तो कुछ समय बाद अपना बोरिया बिस्तर उठाते थे और अलग चले जाते थे। तो आर्यों से पहले नेग्रिटो लोग भारत आए जो असभ्य थे। ये पत्थर के हथियार रखते थे, क्योंकि भोजन उस समय खेती का मामला तो था नहीं, जानवरों को मार करके उनका कच्चा मांस खाते थे, तो पत्थर के हथियार इनके पास हुआ करते थे। ये खेती और पशुपालन नहीं जानते थे। खेती और पशुपालन ये नेग्रिटो लोग नहीं जानते थे। भारत में कुछ समय तक रुके, उसके बाद इधर उधर हो गए। कुछ लोग रुके, कुछ लोग आगे बढ़ गए। हाँ, पीपल की पूजा ये हमें दे गए। पीपल की पूजा ये बता गए कि ये पवित्र वृक्ष है और हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। और धनुष बाण का प्रयोग इनकी देन है, याद रखिएगा। धनुष बाण का प्रयोग डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपने भाषा विज्ञान में ये बात लिखते हैं कि धनुष बाण का प्रयोग और पीपल की पूजा ये नेग्रिटो लोग हमें दे गए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, ये नंबर 2 पर आस्ट्रिक। ये जो आस्ट्रिक लोग थे ये मूल निवासी भूमध्य सागर के आसपास के थे। कोल, निषाद, मुंडा, गोंड, खासी, निकोबारी आदि भाषाएं इनके योगदान से हमें मिली हैं। ये लोग जब भारत में आए खेती और पशुपालन ये जानते थे। ये खेती और पशुपालन जानते थे, ये एक अच्छी बात है। ये कई हजार वर्ष बाद आए होंगे, इसलिए खेती और पशुपालन जानते थे। हाथी, कुत्ता, सुअर, मुर्गी पालन तथा कपड़े बनाना ये लोग जानते थे। ये बहुत बड़ी बात है। कपास, कदली, पान, कंबल, कौड़ी आदि शब्द इनकी देन है। ये ऑस्ट्रिक लोगों की देन है। और हाँ, पुनर्जन्मवाद का सिद्धांत इनका है। पुनर्जन्मवाद का सिद्धांत ये ऑस्ट्रिक लोग भारत को दिया उन्होंने, जिसकी विस्तृत व्याख्या वेद व्यास जी ने की है गीता में, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। लेकिन उसके रचयिता तो वेद व्यास जी हैं। तो वेद व्यास जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है पुनर्जन्म के सिद्धांत की। तो नेग्रिटो और ऑस्ट्रिक लोग भारत में आए आर्यों से पहले। अब देखें नंबर 3 पर किरात। ये मंगोलिया के निवासी थे। किरात लोग मंगोलिया के निवासी थे। और खोखा, फेंटा ये शब्द मिलते हैं हमें, इनकी देन है। इन्होंने द्रविड़ भाषाओं को बहुत प्रभावित किया। किरात ये मंगोलिया के निवासी थे, द्रविड़ भाषाओं को इन्होंने बहुत प्रभावित किया। अब देखें द्रविड़, मूल निवासी अफ्रीका। ये एक और अच्छी बात हमें मिल गई कि जो ये द्रविड़ लोग थे ये
अफ्रीका के मूल निवासी थे। इतिहास में जाने क्या क्या मिलता है, लेकिन द्रविड़ मूल निवासी अफ्रीका के थे। अणु, कला, गण, नाना, पुष्प, बीज, सायं, तंदुल, शव, सेठ, झगड़ा, सीप, खोटा, छटाक, रुपया, आना। रुपया ये छटाऊ की मात्रा पढ़िएगा इसे। अटवी, नीर, मीन, ओखल, कठिन, कोण आदि। घोड़ा ओड़ा, किताब सिताब, चाय वाय भी इनकी देन है। इतने शब्द ये द्रविड़ भाषाओं के हैं। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि आर्यों और द्रविड़ों में संघर्ष हुआ उत्तर भारत में, तो आर्य विजयी हुए, उत्तर भारत पर उनका शासन हो गया और द्रविड़ सब दक्षिण भारत चले गए। इतिहास में जो भी हो, हमारे भाषा विज्ञान के अनुसार ये इतने शब्द और भी ढेर सारे शब्द हमारी भाषा में द्रविड़ भाषाओं के हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1500 ईसा पूर्व में आर्य द्रविड़ संघर्ष हुआ। द्रविड़ पराजित हुए और दक्षिण क्षेत्र की ओर भाग गए, उत्तर क्षेत्र पर आर्य छा गए। ऐसा विवरण हमें पुस्तकों में मिलता है। अब आर्य भाषा काल देखें। आर्य भाषा कालों को 3 भागों में हमने बांटा, हमारे भाषा विज्ञानियों ने बांटा। आर्य भाषा काल, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 1500 से 500 ईसा पूर्व तक, और जो कि संस्कृत जिसमें मुख्य बोली है संस्कृत। तो प्रथम जो आर्य भाषा काल को हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में बांटा, ये 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। देखिए, संस्कृत का उद्भव और प्राचीन काल से है, लेकिन हमारे भाषा विज्ञानी 1500 ईसा पूर्व से पीछे नहीं जाते। पीछे जो भी रहा हो कोई बात नहीं, उन्होंने 1500 ईसा पूर्व से ले लिया, 500 तक संस्कृत का काल माना गया। फिर दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना गया, जिसमें 3 प्रमुख भाषाएं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये विकसित हुई। और फिर तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल सन 1000 से अब तक, जिसका मुख्य हिंदी है। तो इस तरह हमने प्राचीन आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांट दिया। नंबर 1 प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें मुख्य रूप से संस्कृत आ जाएगी, और संस्कृत के भी अगर आप 2 भेद करना चाहें तो प्रथम वैदिक संस्कृत, द्वितीय लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का मतलब जब वेदों की रचना हुई, और लौकिक संस्कृत का प्रथम ग्रंथ रामायण महर्षि वाल्मीकि। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये भाषाएं आई, और आधुनिक आर्य भाषा काल में हिंदी। जैसे अगर आप देखें तो संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश माने टूटा फूटा बिगड़ा हुआ रूप, और इसी अपभ्रंश से हिंदी। चाहे तो आप हिंदी ऐसे लिखें या दोनों तरीके से हिंदी लिखा जाता है। मानक हिंदी इसे बेहतर मानती है, लेकिन दोनों सही है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अब इसमें देखें, संस्कृत के आप 2 भाग कर सकते हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। इसी तरह अपभ्रंश के बाद एक और शब्द आता है अवहट्ट। अवहट्ट ये शब्द आता है, मतलब अपभ्रंश की उत्तर अवस्था को, बाद की अवस्था को अवहट्ट कहा जाता है। इसी अवहट्ट के बाद हिंदी विकसित हो गई। तो इस तरह हमने देखा कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में किन किन लोगों का योगदान रहा। हिंदी को विकसित कराने में आज जो स्थिति हिंदी के हमारे सामने है, आज तक लाने में किन किन का योगदान रहा। अब इसके दूसरे खंड में मैं फिर आपके साथ बहुत जल्दी हाजिर होने वाला हूं, हिंदी भाषा उद्भव और विकास का दूसरा खंड लेकर, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा।